क्या सोचा? क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं एक प्रोफेशनल नर्स हूँ, अर्पिता ने कहा। उसे तब समझ आया कि क्यों स्वर्णा आंटी संजय को देखकर इतना कांप रही थी। उसे भी अब अपनी बॉडी में कपकपी महसूस होने लगी थी। वो लाख कोशिश कर रही थी कि वो नॉर्मल रहे और खुद के चेहरे पर डर का नामो निशान भी न आने दे। वो डायरेक्टली संजय की ओर देखने लगी। अगले ही पल जब उसने संजय की मस्कुलर बॉडी देखी, वो शर्मा गई और पीछे पलट गई। वो उसका सामना कर ही नहीं पा रही थी। अपने दांतों को चबाती हुई उसने तय किया कि वो आगे जाकर उसका सामना करेगी। पीछे पलटिए और मुझे देखने दीजिए आपको कहाँ चोट लगी है। जब उसने बोलना बंद किया, उस रूम में अजीब सी खामोशी छा गई। सुनाई दे रही थी तो बस उसकी सांसों की आवाज। वो उसके ठीक सामने खड़ा था, हैंडसम और मस्क्यूलर और चार्मिंग। वो अपने हाथों को साइड में लिए हुए खड़ा था, लेकिन उसकी रूडनेस को देखकर किसी को भी उसके पास खड़े रहने में भी घुटन हो जाती। वो कुछ सोच रहा था। उसने अपनी पलकें नीचे झुकाई और उसके सामने खड़ी अर्पिता को देखने लगा। जब उसने देखा कि अर्पिता हार नहीं मान रही थी और लंबी होने की लाख कोशिशें कर रही थी, तब उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अगले ही पल वो उसकी ओर मुंह किए मुड़ गया। अर्पिता अचानक से शॉक हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो वापस उसकी पीठ की ओर चली गई। जैसे कि उसे लगा था गरम सूप गिरने की वजह से संजय की पीठ पर जख्म हो गया था। हालांकि जख्म इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन उसे देखकर जरूर लग रहा था कि जब सूप संजय पर गिरा होगा उसे कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन उसने दादी माँ के सामने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने ये दिखावा किया कि वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। अर्पिता के मुंह से अचानक से ये दो शब्द निकल पड़े। संजय सरप्राइजिंगली अर्पिता की ओर देखने लगा। अर्पिता जल्दी मेडिकल किट लेने के लिए पीछे मुड़ी और कहने लगी, मैं जला हुआ जख्म काफी सीरियस है। आपको हॉस्पिटल जाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन क्रीम लगाकर अच्छे से ख्याल रखना होगा। जैसे जैसे अर्पिता बोले जा रही थी, उसी वक्त उसने मेडिकल किट से जले हुए घाव पर लगाने के लिए ऑइंटमेंट निकाल लिया। वो सोच रही थी कि संजय उस पर भरोसा करेगा भी या नहीं। तभी उसने देखा कि संजय सोफे पर लेटे हुए उसका दवाई लगाने का इंतजार कर रहा था। ये इंसान, इसके बारे में कुछ भी बताना नामुमकिन है, अर्पिता अपने मन में सोचने लगी। आगे बढ़कर वो उसके घाव पर मेडिसिन लगाने के लिए जाने लगी। जब उसकी मुलायम उंगलियां संजय की पीठ को छूने लगी, तब वो अपनी बॉडी में एक अजीब सी फीलिंग महसूस कर सकती थी। अपने दांत चबाते हुए उसने तय किया कि वो उसकी अट्रैक्टिव बॉडी को देखेगी भी नहीं और चुपचाप मेडिसिन लगाने लगी। जब उठी तो खुद को सवाल करने से रोक नहीं पाई, आपने मुझे क्यों बचाया? वो गरम सूप का बाउल उस पर फेंका गया था, लेकिन वो समय रहते रिएक्ट तक नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे इतनी आसानी से बचा लिया। अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि संजय ने उसे क्यों बचाया, जबकि वो तो उसे बिल्कुल नापसंद करता था और उसे मित्तल हाउस से निकालना चाहता था। उसने ये तक नहीं सोचा और वो खुद भी जख्मी हो सकता था। अर्पिता की बात सुनकर संजय सोच में पड़ गया। उसका चेहरा काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा था। वो सवाल को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्पिता ने उससे ये डायरेक्टली पूछ लिया। ये सुनकर वो दंग रह गया था। तुम अनन्या की नर्स हो। अनन्या तुमसे प्यार करती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो मुझे बेवकूफ कहने लगती, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। मेरा तुम्हें हेल्प करने का कोई भी इरादा नहीं था। संजय सोफे से उठते हुए अर्पिता को कहने लगा। अर्पिता के जवाब का इंतजार किए बगैर उसने कहा, जाओ मेरे लिए शर्ट लेकर आओ। अर्पिता उसके ऑर्डर को सुनकर दंग रह गई, लेकिन जब उसे ख्याल आया कि संजय ने उसे बचाया था, वो संजय की अलमारी की ओर जाके उसके लिए शर्ट चुनने लगी। जब उसे शर्ट देने ही वाली थी कि दरवाजे के पास से अनन्या की आवाज आने लगी, डैडी, आपने कपड़े नहीं पहने हैं, शेम शेम। अनन्या भागते हुए रूम के अंदर आई। वो रूम में अर्पिता और संजय की ओर देखने लगी। फिर वो अपनी प्यारी आवाज में अर्पिता को पूछने लगी,
प्यारी दीदी, क्या आप मेरे डैडी के कपड़े निकाल रही हो? अर्पिता ये सुनकर चौंक गई। वो उसके कपड़े सिर्फ अच्छाई के नाते निकाल रही थी। अनन्या, जो तुमने कहा वो सच नहीं है। तुम्हारे डैडी ने अपने कपड़े खुद निकाले हैं। जब अर्पिता अनन्या को समझा रही थी, रूम में दादी माँ भी आ गई। ये सीन देखकर तो वो भी चौंक गई थी। अगले ही पल उन्होंने अनन्या के पास जाकर उसकी आंखें बंद थी और उसे गोद में उठा लिया। अनन्या तो बच्ची है, मैं उसे लेकर जाती हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू करो। ये बोलते हुए दादी माँ ने अनन्या को रूम से बाहर ले गई। मास्टर बेडरूम से लेकर तो सीढ़ियों तक हंसने की आवाज सुनाई आ रही थी। वो सिर्फ उसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर रही थी, वहां और कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो सबको ये समझाए तो क्या कोई उसका विश्वास करेगा? संजय, आपने अभी कुछ भी क्यों नहीं कहा? मैंने आपके कपड़े नहीं निकाले। अर्पिता पीछे मुड़ी और उसके सामने खड़े इंसान को देखने लगी। हालांकि संजय के चेहरे पर वही सेम एक्सप्रेशन था और वो धीरे धीरे अपने कपड़े पहनने लगा। जब उसने अर्पिता की बात सुनी, वो अपनी आईब्रो उठाते हुए अर्पिता की ओर देखने लगा। तुम ही ने तो मेरे कपड़े निकाले। बिल्कुल नहीं, मैं जब कमरे में आई तब आपने कपड़े नहीं पहने थे। अर्पिता उसकी तरफ बढ़कर जमीन पर पड़े हुए शर्ट की ओर इशारा करते हुए कहने लगी। लेकिन तुमने ऑलरेडी मुझे शर्टलेस देख लिया है, संजय ने कहा। अर्पिता उसे कोई जवाब नहीं दे पाई। संजय की बात सही साबित हो रही थी। उसने अभी अभी जो देखा वो उसके आंखों के सामने वापस आने लगा। जब उसने संजय की ओर देखा, वो ऑलरेडी अपने कपड़े पहन चुका था। हालांकि अर्पिता की आंखों के सामने उसका शर्टलेस अवतार ही बार बार आ रहा था। संजय अर्पिता को शर्माते हुए देखने लगा, फिर वो उस रूम से चला गया। अर्पिता उसकी ओर एकटक देखे जा रही थी जब वो रूम से जा रहा था। जब वो अपने ख्यालों से बाहर आई, उसने अपने सर पर जोर से मारा। वो वाकई में संजय के ख्यालों में खो गई थी। भले ही उसने संजय को शर्टलेस देखा था, लेकिन ये बात सच है कि उसने उसके कपड़े नहीं उतारे थे। स्टडी रूम के अंदर संजय अपने सामने रखे कंप्यूटर पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खोलकर अर्पिता को देख रहा था, जो हॉल में अनन्या के साथ खेल रही थी। अनन्या का ख्याल रखते हुए उसके चेहरे पर जो सीरियस लुक था, वो उसके प्रोफेशनलिज्म के साफ जाहिर करता था। अगर बात उसके रहस्यमयी बैकग्राउंड की नहीं होती तो वो कभी उस पर शक नहीं करता। जब उसने बाहर कदमों की आहट सुनी, उसने तुरंत ही कंप्यूटर को बंद कर दिया। वो दरवाजे की ओर देखने लगा। उसके सामने दादी माँ अपनी छड़ी के सहारे अंदर आ रही थी। दादी माँ कह के वो अपनी सीट से उठा और आगे जाने लगा। मुझे सहारा मत दो, मैं अभी भी चल फिर सकती हूँ। दादी माँ ने संजय का सहारा लेने से मना कर दिया और डायरेक्टली जाकर उसके स्टडी टेबल के सामने बैठ गई। उन्होंने संजय को भी बैठने के लिए कहा। उनके भोले चेहरे पर एक स्ट्रिक्ट और सीरियस एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था। अपनी छड़ी को हाथों में लिए वो कहने लगी, मैं 70 साल की हो चुकी हूँ, बूढ़ी हो रही हूँ। दादी माँ, आप तो 100 साल जिएंगी। मुझे अभी से मत टोको, बात पूरी करने दो। दादी माँ सच्चाई की ओर देखते हुए कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और एक्सपीरियंस किया है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे किसी की चिंता है तो वो तुम्हारी और अनन्या की। बताओ मुझे, इतने सालों तक छानबीन करने के बाद भी क्या तुम्हारे पास अनन्या की माँ की कोई खबर है? दादी माँ संजय को पूछने लगी। संजय सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने दादी माँ को जवाब दिया, नहीं, मित्तल फैमिली को टेक ओवर करने के बाद ये इकलौता कलंक था जो संजय उस घर में लेकर आया था। उसकी अचानक से एक बेटी आ गई थी जिसकी माँ का अता पता ही नहीं था।